कभी सोचा है कि हम जो हवा में सांस लेते हैं या जो पानी पीते हैं वो लाखों करोड़ों अनदेखे जीवों के काम का नतीजा है। असल में हम सब जीवन के एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए जाल में रहते हैं। तो चलिए आज हम भारत के इसी धड़कते हुए जाल की कहानी को समझते हैं। ये कैसे काम करता है, इसे किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे कुछ कमाल के समुदाय इसे बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स वेब को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। आखिर इस जीवन के जाल का मतलब क्या है और ये हमारे होने के लिए, हमारे वजूद के लिए इतना जरूरी क्यों है? असल में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता हमारे प्लैनेट की धड़कन है। जरा एक बहुत बड़े बारीकी से बुने हुए कपड़े की कल्पना कीजिए, जिसमें हर एक धागा एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक एक जरूरी भूमिका निभाता है। हर धागा दूसरे से जुड़ा है और ये सब मिलकर वो सिस्टम बनाते हैं जो हम सबको जिंदा रखता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, हम इस सिस्टम से बाहर नहीं है। हम इंसान इन सभी पेड़ पौधों और जानवरों के साथ एक अटूट बंधन में बंधे हुए हैं। हम इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और हमारा होना या न होना पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, ये सिस्टम हमारी लाइफलाइन है। हमारी हर एक सांस उन पौधों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देन है जो हवा को साफ करते हैं। साफ पानी का हर घूंट इसी इकोसिस्टम से फिल्टर होकर आता है और हमारी थाली का खाना वो उस मिट्टी में उगता है जिसे इसी जाल से पोषण मिलता है। इन बुनियादी चीजों के बिना हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। प्रकृति के साथ ये जो गहरा रिश्ता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से हमारी संस्कृतियों का हिस्सा रहा है। जैसे ये पारंपरिक लेप्चा लोकगीत, ये प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे प्रेरणा और संगीत का स्रोत मानता है। एक ऐसा नजरिया जिससे आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आती है। क्या होगा अगर ये सिस्टम, जो जीवन का आधार है, कमजोर पड़ने लगे, टूटने लगे? बदकिस्मती से जीवन के इस जाल में दरारें अब दिखने लगी हैं, और हालात कितने गंभीर हैं ये समझने के लिए हम एक शानदार जीव की कहानी देखेंगे, जिसका भाग्य जंगल के भाग्य से जुड़ा हुआ है, बाघ। देखिए, बाघ सिर्फ एक खूबसूरत जानवर नहीं है, वो पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। एक टॉप शिकारी होने के नाते वो शाकाहारी जानवरों की आबादी को कंट्रोल में रखता है, जिससे पेड़ पौधों की रक्षा होती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर जंगल में बाघ ठीक नहीं है तो ये एक संकेत है कि पूरा जंगल का सिस्टम ही संतुलन से बाहर हो गया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के जंगलों में करीब 55,000 बाघ घूमा करते थे। जरा सोचिए, इन शानदार शिकारियों का एक विशाल फलता फूलता साम्राज्य। लेकिन सिर्फ 70 साल बाद 1973 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 1,827 रह गई। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब है कि 95% से ज्यादा बाघों की आबादी खत्म हो चुकी थी। ये एक विनाशकारी गिरावट थी। तो आखिर हुआ क्या? असल में ये हर तरफ से एक हमला था। उनकी खाल और हड्डियों के लिए अवैध शिकार, उनके घर यानी जंगलों की अंधाधुंध कटाई, उनके शिकार के जानवरों का गायब होना और बढ़ती इंसानी आबादी का दबाव, इन सब ने मिलकर बाघ को विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार को एक्शन लेना ही था। बाघ और दूसरे वन्य जीवों को बचाने के लिए कई बड़े कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम्स शुरू किए गए। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी बताती है। सब कुछ 1972 में ऐतिहासिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ शुरू हुआ और फिर 1973 में आया मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर। लेकिन जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि धीरे धीरे फोकस कैसे बदला। 80 के दशक तक तितलियों और कीड़ों जैसे छोटे जीवों के महत्व को भी पहचाना गया और फिर 1991 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। पहली बार पौधों को भी सुरक्षा दी गई। ये इस समझ को दिखाता है कि इस जाल का हर एक हिस्सा, छोटा हो या बड़ा, कीमती है। सरकार की एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी जंगलों का नक्शा बनाकर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना। क्यों? क्योंकि हर जंगल एक जैसा नहीं होता। आधे से ज्यादा वनभूमि को रिजर्व्ड यानी आरक्षित घोषित करके इन इलाकों को संरक्षण का ताज माना गया, जिन्हें हर कीमत पर बचाना था। इससे मैनेजमेंट ज्यादा फोकस्ड और असरदार हो सका। लेकिन कानून और सरकारी प्रोग्राम ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। संरक्षण की असली ताकत तो अक्सर जमीन से आई है,
उन लोगों से जो इन जंगलों में और उनके आसपास रहते हैं। स्थानीय समुदायों ने खुद को अपनी जमीन का सबसे शक्तिशाली रक्षक साबित किया है। चाहे वो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बुलडोजर के सामने खड़ा होना हो या फिर साथ मिलकर हजारों नए पौधे लगाना, जब स्थानीय लोग साथ आते हैं तो वे संरक्षण के खेल के नियमों को ही बदल देते हैं। ये तस्वीरें उसी जमीनी ताकत की गवाही देती हैं। और देश के कोने कोने से हमें इसकी कई मिसालें मिलती हैं। हिमालय का मशहूर चिपको आंदोलन हो या राजस्थान के सरिस्का में खनन के खिलाफ गांव वालों का संघर्ष और टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन, ये सब दिखाते हैं कि कैसे नागरिक समूहों ने अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सीधी कार्रवाई की है। अक्सर ये सुरक्षा की भावना प्राचीन परंपराओं और गहरी आस्था से आती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स। ये जंगल के वो हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय देवी देवताओं के नाम पर बचाते हैं। यहाँ किसी भी तरह का हस्तक्षेप पूरी तरह मना होता है। ये वो संरक्षण है जो विश्वास और संस्कृति से पैदा होता है और जो आधुनिक कानूनों से बहुत पहले से मौजूद है। प्रकृति के लिए ये सम्मान कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें हमारी सोच में बहुत गहरी हैं। गौतम बुद्ध के ये शब्द इसे कितनी खूबसूरती से बयां करते हैं। एक पेड़ असीमित दया का जीव है जो उसे काटने वाले को भी छाया देता है। ये प्रकृति की उदारता की सदियों पुरानी समझ को दिखाता है। तो हमने दो शक्तिशाली ताकतों को काम करते देखा है, एक तरफ सरकार की नीतियां और दूसरी तरफ लोगों की जमीनी पहल। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? आगे का रास्ता क्या है? सबक बिल्कुल साफ है। स्थायी और असरदार बदलाव तभी आता है जब सरकार की नीतियां और लोगों की जमीनी कार्रवाई दोनों एक साथ मिलकर काम करें। और इसका एक बहुत ही कामयाब मॉडल भी है, संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM। ये आइडिया बहुत सरल और शानदार है। सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर खराब हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करते हैं और अपने संरक्षण के प्रयासों के बदले में समुदायों को वन उत्पादों के एक हिस्से पर अधिकार मिलता है। ये एक सच्ची साझेदारी है जिसमें प्रकृति और इंसान दोनों की जीत होती है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही निकल कर आती है कि कामयाब संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखना ही होगा। सबसे टिकाऊ समाधान हमेशा वो होते हैं जो लोगों पर केंद्रित हों, पर्यावरण के अनुकूल हों और आर्थिक रूप से भी संभव हों। जब ये तीनों पहलू मिलते हैं तभी असली प्रगति होती है। और यही बात हमें भविष्य के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम ये मानते हैं कि स्थानीय समुदाय ही पर्यावरण के असली संरक्षक हैं, तो हम उन्हें ये भूमिका निभाने के लिए और ज़्यादा ताकत और संसाधन कैसे दे सकते हैं?